तैयार है सब कोई? आज पेपर चलेगा जो आपका एग्जाम लिए थे 9 दिसंबर 2018 का पेपर है। 120 प्रश्न टोटल किया जाएगा लगातार, है ना। चलिए सीडीपी शुरू करते हैं। ट्रिक जितना लगे, टैग वर्ड जो भी नेगेटिव पॉजिटिव सब लगाइएगा, ठीक है। प्रथम प्रश्न है, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है, बताए। सबसे अच्छा वर्णन क्या कहता है? तो शिक्षक का काम है कि बच्चों के लिए क्या करे, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद कर सके और आपको पूछताछ आपसे कर सके, है ना। ये सबसे बेटर है, आपका उत्तर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। फर्स्ट में क्या गलत है? पाठ्य पुस्तक वाली बात बोला है, योजनाबद्ध अधिगम वाली, है ना, ये गलत है। वह कक्षा जहां प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो, यहाँ परे नेगेटिव हो गया। और लंबे समय तक चले, ये भी नेगेटिव वर्ड है, तो ये भी आपका गलत हो गया। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधियां कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल सहित खुली अलमारी में रखे हो, समय पर प्राप्त किया जा सके, है ना, जब बच्चा को जरूरी पड़े वो प्राप्त कर सके। आपका उत्तर चला जाएगा सी पर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। क्या होगा? वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक संसाधन बनता है। पाठ्य पुस्तक माने होता है बुक, है ना। बुक जो होता है, मान लीजिए क्यों है बुक, तो जहाँ पे कोचिंग संस्थान नहीं है वहाँ पे बुक ही काम करता है, बोले तो बुक ही संसाधन का काम करता है, इसलिए आपका उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है। आइए अब अगले प्रश्न को करते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, सुनिएगा। राष्ट्रीय पठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है। किससे प्राप्त किया है समझ? हाँ, रचनावाद मारेंगे, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है कि कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि बच्चा कब प्रेरित होगा? जब बच्चा जब प्रश्न करता है तभी जाकर के प्रेरित हो पाएगा ना। वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। अगला बताते चलिए आप सभी कोई, और पूरे एक्टिव रहिए, कोशिश करिए कि हम पढ़ रहे हैं बाकी लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप है और एक हम है, बस 2 ही आदमी से मतलब। निम्नलिखित में कौन सा बच्चे में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त है, जिससे अधिगम में सुधार हो जाता है? शिक्षक, हाँ, शिक्षकों को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए, है ना। चलिए बहुत अच्छा। नियमित मूल्यांकन परीक्षा रोज हमेशा मिलना, हाँ, नियमित बोले तो हमेशा हमेशा परीक्षा लीजिएगा। 1 to 5 का बच्चा है, भाग जाएगा, स्कूल में नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। आगे प्रश्न कहता है 7 नंबर, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है, बताए। हाँ देखिए, अनुशासन का काम यही है कि जो भी होता है मॉनिटर जो होता है अच्छे से हो पाता है। फर्स्ट होगा कि रट कर याद करना, अनुशासन से बच्चा रटता नहीं है। बी है कि बच्चों को अपनी कक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए अनुशासन यही है कि बच्चा विनियमित हो जाए, मतलब रेगुलर हो जाए और मॉनिटर कर पाए, कोई भी चीज़ को बोला जाए तो समझे कि हाँ ये चीज़ पढ़ाई हुआ था, ठीक है। इसलिए अनुशासन की आवश्यकता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बी। 80 और सी में ऑप्शन देखिए, चुप्पी साधने वाली बात नेगेटिव है। डी में क्या नेगेटिव है? निर्देश वाली बात नेगेटिव है ना। चलिए अगला प्रश्न, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में
निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट में क्या गलत है? केवल। बी में है विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ पहलू जो होता है पर्यावरण को अधिक प्रभावित करते हैं। माने 10% आनुवंशिकता प्रभावित करता है और 90% जो होता है वह पर्यावरण प्रभावित करता है कि आप किस वातावरण में आते हैं। हो सकता है आपका वातावरण में दिन भर झगड़े होता हो, क्या दिन भर हल्ले होता हो, तो आपका उत्तर हो जाएगा कौन सा? बी हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है? बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, अच्छी बात है। विकास गुणात्मक चरण में होता है, ये कहा नहीं जा सकता है कि विकास गुणात्मक चरण में होता है। पियाजे के अनुसार ये कहा नहीं जा सकता है, बोले तो गुणात्मक के बारे में पियाजे साहब नहीं बोले हैं। ठीक है। मात्रात्मक होता है लंबाई चौड़ाई में वृद्धि होता है शरीर में। तो सुनिए फिर से, पियाजे का कथन है कि बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। प्रश्न पूछेगा कि बच्चा अपने पर्यावरण पर क्रिया करता है, ये बात किसने कहा? पियाजे। उसके बाद पूछेगा बच्चे अपने दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, ये बात किसने कहा? पियाजे। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये भी बात पियाजे अधिगम का सिद्धांत में दिया है उन्होंने, लेकिन गुणात्मक के बारे में नहीं बोला है। उत्तर आपका बी पर जाएगा, नेगेटिव पूछ रहा था। अगला प्रश्न 10 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? कौन सा सीमा नहीं है भाई? अनुकर्मणीयता तो है, आता है। ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति पूर्व संक्रियात्मक में नहीं होता है। 2 से 7 वर्ष की एज में कोई भी बच्चा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है एक जगह, उसका ध्यान भटकते रहता है ना। तो ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति पूर्व संक्रियात्मक विचार में नहीं, है ना, नहीं होता है, याद रखिएगा। अगला है कि डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चे के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किसके अलावा हो जाएगा? वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। ये तो ठीक है, अलावा पूछ रहा है नेगेटिव। नेगेटिव यहाँ पे 4 नंबर, या समय बिताने का एक सुखद तरीका है, नेगेटिव यही ना होगा। तो डैश के अलावा बाकी सारे चीज जो है अच्छा भूमिका निभाता है, लेकिन समय बिताने का सुखद तरीका जो है नेगेटिव है। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? कौन ऐसा प्रश्न है बच्चा गंभीर रूप से सोचता है? क्या नंबर हैगा? विभिन्न तरीकों से हम कैसे हल कर सकते हैं। इससे बच्चा गंभीर रूप से सोचेगा कि हम कैसे हल कर सकते हैं अलग अलग तरीका से। बी में नेगेटिव क्या है? क्या आपका इसका उत्तर जानते हैं? तो बोल देगा हाँ या ना, तो ना, हाँ ना में उत्तर गलत होता है। सही जवाब क्या है? एक शब्द में बताने वाला है कि आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, इसी तरह हमारे सेम ही, उसमें क्या बच्चा अलग से सोचेगा? सबसे अच्छा होगा विभिन्न तरीकों से हम कैसे हल करेंगे, बच्चा इसमें गंभीर रूप से सोचेगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? बताए। हाँ, प्रगतिशील कब होगा? जब करके सीखेगा। परियोजना कार्य विधि, परियोजना कार्य में होता है समूह बना करके, और सहयोग से सीखना, ये भी मजेदार है। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न है, सुनिएगा। कहता है कि प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? बताए। जीवन सच्चा शिक्षक है, स्कूल को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना, नेगेटिव वर्ड। स्कूल की आवश्यकता नहीं है, तो ये नहीं बोल दिया। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया से प्रतिबिंबित करे, ये मजेदार वर्ड है। हाँ,
कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में कौन में से किसे माना जा सकता है, बताइए कौन होगा 15 का। कोलबर्ग ने नैतिकता के बारे में बोला ना, तो फर्स्ट में उनका विश्वास बच्चे में नैतिक दार्शनिक, दार्शनिक वर्ड नेगेटिव है, हाँ दार्शनिक नेगेटिव होता है, तो नैतिक वर्ड आपका किस में है, डी में है। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। कोई दिक्कत नहीं ना है, आसान प्रश्न है। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। देखिए निकटवर्ती की बात जैसे ही किया वो होता है किसका, वाइगोस्की का। तो उसे सीखने के लिए सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस कर लिए जा सकता है, इसमें नहीं होगा। उस चरण को जब अधिगम विकास संभव है, अधिकतम विकास नेगेटिव हो गया, डी होगा। हाँ, संदर्भ को जिसमें बच्चा सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, यही ना होगा। उत्तर आपका डी पर चला जाएगा। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व, उभयलिंगी जानते हैं, जिसमें स्त्री का भी गुण हो और पुरुष का भी गुण हो, उसी को उभयलिंगी कहते हैं। तो यहाँ होगा आमतौर पर माने गए पुरुष स्त्री का गुणों का समायोजन, उसी को कहेंगे उभयलिंग, माने दोनों लिंग, है ना। उत्तर आपका हो जाएगा सी। बच्चे डैश को छोड़कर आ गया नेगेटिव, अन्य सभी में लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ट्यूशन को छोड़कर, ट्यूशन में कभी भी लड़का लड़की में भेदभाव नहीं किया जाता है, लेकिन मीडिया में किया जाता है। देखिएगा जब लड़की वाला मीडिया जब समाचार बोल रही है तो वहाँ काफी भीड़ लग रहा था, और लड़का वाला जब बोल रहा है तो वहाँ भीड़ नहीं लगता है, ठीक है। ऐसे भी यूट्यूब चैनल है, सीटेट लड़की पढ़ा रही है तो काफी भीड़ लागल है, और लड़का पढ़ा रहा है तो छोड़ एक रकाई ना। लड़कियां तो ज्यादा चश्मा उश्मा लगा करके जब पढ़ाने शुरू कर देते ना, जानकार होता है। अगला प्रश्न, नहीं और है, बहुत सारे लोग हैं जो चश्मा लगा करके लड़की लोग अब आ रही है सीटेट पढ़ाने वाले। चलिए कितना नंबर प्रश्न था बोलिएगा, 18 हो गया ट्यूशन वाला। चलिए 19 पर आ जाइए आप सभी। हाँ ट्यूशन हो गया, ट्यूशन में मैंने भेदभाव नहीं होता है। 19 कहता है कि मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि मानकीकृत में क्या है, क्या उसका आलोचना होता है, बताए। देखिए मानकीकृत खुद वर्ड जो है ना नेगेटिव वर्ड है, तो जब नेगेटिव वर्ड है तो उसका आलोचना होगा कि नहीं होगा। आप भी कुछ गलत काम करिएगा तो आपका आलोचना होगा कि नहीं होगा। तो मानकीकृत का इसलिए आलोचना होता है क्योंकि वह मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। अब हमरो आलोचना होने लगेगा, हम यहाँ बैठे हुए हैं हिंदू धर्म के बारे में हम खाली यहाँ पे चर्चा करें, तब मुस्लिम वाले लोग आलोचना करने लगेंगे कि सर जी जो है क्या करते हैं, हिंदुओं के ऐसे करते हैं, तो मेरा भी आलोचना होगा। तो वही बात यहाँ बोला कि मुख्य धारा संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है ना, इसलिए आलोचना होता है उसका। अगला प्रश्न, एकाधिकार बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि, क्या कहता है, बुद्धि कई प्रकार के होते हैं। और ये बात किसने कहा, हावर्ड गार्डनर ने कहा। कौन कहा, हावर्ड गार्डनर ने कहा था। अगला प्रश्न है कि शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग करता है। हाँ तो क्या होगा हो, तो बच्चे की प्रगति और उपलब्धि स्तर जानने के लिए सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन। इसका मतलब है कि बच्चे का प्रगति और उपलब्धि स्तर क्या है यही जानने के लिए किया जाता है, ठीक है। उत्तर आपका बी पर जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। कौन सा नहीं है भाई, तो इसे भारत के शिक्षा अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। सतत मूल्यांकन को कभी भी भारत सरकार नहीं बोला है कि तू सतत मूल्यांकन करो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है।
ये लिख लिया अनिवार्य किया गया है, नेगेटिव बोल दिया, अनिवार्य नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। उत्तर बी पर। अगला, बच्चे में प्रतिभाशालीता डैश के कारण हो सकती है, किसके कारण? आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया, तभी बच्चा जाकर के प्रतिभाशाली होगा, तेज होगा। आनुवंशिकता बोले तो बाप मतारी जिसका तेज है उसका बचवो तेज होगा। और वातावरण माने अगर वातावरण सही है तो बहुतो बच्चा होगा वो अच्छा कर जाएगा। बात समझे? उत्तर आपका हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो क्या करती है? उनके संस्कृति और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। ठीक है, उत्तर आपका सी पर चला जाएगा। फर्स्ट में क्षमता के आधार पर नेगेटिव है, बी में अच्छा वर्ड नेगेटिव होता है, अच्छा बुरा नेगेटिव होता है, हतोत्साहित वर्ड नेगेटिव है, इसलिए आपका उत्तर सी पर जाएगा। अगला है, कक्षा में सृजनात्मक प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। क्या निर्भर करता है? तो उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेवारी देने पर और शिक्षक द्वारा अनुकूलित प्रेरक निर्देश नेगेटिव है, निर्देश तरीके के उपयोग पर। कौन सा आंसर होगा? बी। कक्षा प्रतिभाशाली बच्चे के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है शिक्षक द्वारा अनुकूलित ठीक होता है, और प्रेरक निर्देश नेगेटिव है, लेकिन अगर प्रेरक निर्देश दे रहा है माने प्रेरणा आपको मिल रहा है तो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? कौन सा तरीका नहीं है? तो बेचैन होने पर उसको फटकार लगा दीजिएगा। जो बच्चा अति संवेदनशील है अगर वो बेचैन हो गया उसको फटकार लगा दीजिएगा तो हो सकता है कलमो भोंक देगा मास्टर साहब को। ठीक है, इसलिए आपका उत्तर ए होगा, बच्चा को फटकार नहीं लगाना है। अलग अलग सोच और पैटर्न उन बच्चों के लिए पहचान करते हैं जो क्या हो, हाँ, जो अलग अलग सोच करता है, अलग अलग निर्माण करता है, पैटर्न बनाता है, उसका जो सोच होता है क्या होता है? सृजनात्मक सोच होता है। कैसा सोच? सृजनात्मक सोच। अगला, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है? अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न को पूछना, ये नेगेटिव है। अभिसरण बोलते हैं अभिसारी, हाँ, अभिसारी को क्या कहते हैं? अभिसरण, और ये नेगेटिव होता है। अपसारी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यहाँ आपका उत्तर नेगेटिव पूछा इसलिए अभिसरण वाला होगा। 29 है कि निम्नलिखित में कौन सा एक संवेग है? संवेग का ट्रिक है लव, फियर, है ना, एंगर। लव, फियर, एंगर। लव माने प्यार, फियर माने डर, एंगर माने गुस्सा। प्यार, डर और गुस्सा जो है तीनों क्या है? संवेग है। तो इसमें आपका कौन हो जाएगा? डर। और ये प्रश्न पूछा हुआ था सक्षमता में, उसमें काफी लोग उत्तेजना मार के आए थे, है ना। उत्तेजना भी संवेग है, ये लोग सोच करके मारा, लेकिन लव, फियर, एंगर याद रखिए, ये ट्रिक काम करेगा आपको। एक 3 वर्ष का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। दूध समझते हैं? अरे डेयरी होता है, डेयरी, सुधा डेयरी। हाँ, तो एक बच्चा कह रहा है कि वहाँ मशीन से दूध उत्पन्न होता है, बच्चा बोल रहा है। निम्नलिखित में कौन सा बच्चों की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करेगा? हाँ, बच्चों का जवाब दूध बूथ से खरीदे अपने अनुभव पर आधारित है। बच्चा जो बोल रहा है अपना अनुभव से बोल रहा है कि वहाँ मशीन से दूध उत्पन्न होता है, तो बच्चा के अनुभव को मारेंगे। ठीक है, उत्तर आपका सी पर। समझिएगा आप लोग थोड़ा सा, 41 नंबर प्रश्न समझिए। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं? इसके लिए आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? नेगेटिव बोला, किस पर नहीं होना चाहिए? तर्क कौशल का विकास पर नहीं होना चाहिए कि गणितीय अवधारणाओं को समझने पर,
गणितीय भाषा के विकास पर, गणितीय समस्या समाधान सटीकता पर? बताइए। सटीकता पर होगा, इसका आंसर डी होगा। और इसमें गलत भी आंसर दिया होगा तो इसमें सुधार कर लीजिएगा। इसका उत्तर क्या होगा? डी। उस समय में ए दिया हुआ था जिसे आप लोग गलत किए थे। 41 का डी होगा, ठीक है, सटीकता। 42 नंबर प्रश्न है, प्रारंभिक कक्षाओं में गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देश का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए? आप लोग भी मन में जरूर पढ़िएगा, जब हम पढ़ेंगे तब मन में आप लोग भी पढ़िएगा, ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो नींद लगने लगेगा। देखिए, तो गणित में अनुक्रम में सबसे पहले आप गणित का क्या कहते हैं, भाषा को समझते हैं तब ना गणित बनाइएगा। भाषा को जब समझिएगा तो आपको कुछ ना कुछ अनुभव हो जाएगा कि प्लस का आ रहा है कि माइनस होगा, ठीक है। उसके बाद में प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व होगा, है ना, प्रतीक का प्रयोग, तब लास्ट में चित्र बनाना होगा, ठीक है। चित्र जो है लास्ट में बनता है, कोई भी फिगर में, कोई भी मैथ में जब पढ़ेंगे, सब चीज पढ़ने के बाद ही ना फिगर लास्ट में बनता है कि क्या कह रहा है ना। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। एक बच्चे ने नीचे दिखाए गए दो संख्याओं को घटाई। देखा बच्चों के घटा ले, 7 में से 3 घटा के 4 लिख दिया है, उल्टा घटा है ना, बड़का में से छोटका घटाया है। जब भी बच्चा को घटाव नहीं आए, जोड़ नहीं आए, तो आंसर में स्थानीय मान रहे तो वह, नहीं तो पूर्ण समूहीकरण। क्या होगा? पूर्ण समूहीकरण होगा। तो इसमें तो है नहीं, तो क्या मानेंगे? स्थानीय मान, ठीक है, क्योंकि बच्चा नीचे से ऊपर को घटा ले रहा है, उसको स्थानीय मान नहीं आ रहा है। अगला प्रश्न, अधिगम और आकलन के चक्र के निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित करिए। अधिगम आकलन को क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले क्या होगा, तो हम लोग योजना बनाएंगे। क्या करेंगे? जब योजना बन जाएगा तब हम क्या करेंगे, जितना भी योजना बनाए उसको एकीकृत कर लेंगे। क्या कर लेंगे? एकीकृत कर लेंगे। उसके बाद में हम रिपोर्ट तैयार करेंगे और लास्ट में रिपोर्ट को क्या करेंगे, संचार कर देंगे, माने बांट देंगे। फिर से बोलिए बिना देखे। फर्स्ट में क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, और तब क्या करेंगे, बांट देंगे, माने संचार कर देंगे कि हाँ ले लो तुम्हारा रिजल्ट यही है, ठीक है। आगे बढ़िए। रोमन अंक का, रोमन जानते हैं, होता है ना रोमन अंक, ऐसे लिखाता है 4, 5 ऐसे। देखिए रोमन अंक वाला प्रश्न जीवन में कभी भी पूछता है सीटेट में, तो रोमन अंक में कभी भी स्थानीय मान के पढ़ाई नहीं होता है। ऐसे लिख देंगे हाई हाई, कहेंगे कि हाई हाई है का स्थानीय मान बताइए, सही होगा। रोमन अंक में स्थानीय मान नहीं होता है पढ़ाई। आंसर बताइए कहाँ गया। रोमन अंकों का स्थानीय मान नहीं, नियोजन नहीं करते हैं, ठीक है, बी पर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उसके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधियां करने के पीछे शिक्षक का उचित उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? अच्छा आंसर मारिए। फर्स्ट में क्या गलती है? एक बोल दिया है ना, एक फिक्स वाली बात हो गई। एक बी में है पुनः देखने के लिए खाली समय दिया, पुनः है ना, खाली समय नेगेटिव वर्ड, और यहाँ पे आनंद लेते हुए बात कर रहा है ना। लास्ट में है बच्चों या बच्चों को अनौपचारिक, अनौपचारिक बहुत अच्छा होता है, औपचारिक माने विद्यालय, अनौपचारिक माने आपका घर, या बच्चे के अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों को निरीक्षण करने का अवसर देता है। अवसर मानेंगे, अवसर वाला ऑप्शन जरूर करिएगा। उत्तर आपका डी पर चला गया। अगला है अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग की जाने वाले गणित। अशिक्षित दुकानदार, आप लोग किराना स्टोर में कभी गए हैं? अनपढ़ रहेगा ना तो उसका हिसाब बड़ा टाइट रहता है।
आप मुंह पर जोड़िए, वो मुँह पर जोड़ लेगा कि कै रुपया हुआ। आप 350 ग्राम कोई चीज़ ले लीजिए, जोड़ते जोड़ते आपका हालत खराब हो जाएगा, फटाक से पता हाँ इतना रुपया दीजिए। ठीक है, तो जो भी अशिक्षित दुकानदार है, क्या क्लास में उसके बारे में चर्चा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ, तो की संबंधित समस्याओं को हल में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। देखो वो अशिक्षित है लेकिन उसका हिसाब कितना टाइट है, 1 रुपया छोड़बे नहीं करेगा, अठौनी नहीं छोड़ेगा। हाँ, अठौनी रहेगा तो 1 रुपया बढ़ा के ले लेगा। हाँ, आप जोड़ते रह जाइएगा। अगला, एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चे के विषय समूह को कैसे संभालना चाहिए? कैसे संभालना चाहिए? देखिए, समूह में जब बच्चा है तो अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर, ताकि वह एक दूसरे से सीख पाए, ये अच्छा होगा ना। फर्स्ट वाला काहे नहीं हुआ बताओ? जटिल गृहकार गलत होता है। हाँ, बी में क्या गलत है? एक ही वर्ड नेगेटिव होता है। सी में क्या गलत है बताइए? ही, एक ही, है ना। तो ऐसे वर्ड आते हैं तो नेगेटिव हो जाते हैं। गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि क्या हो, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। परिभाषा नेगेटिव होता है लेकिन परिभाषित अगर आ गया तो पॉजिटिव होता है। देखिए वर्डवा हुए है, परिभाषा लिखा रहेगा तो उसको छूना नहीं है, अब परिभाषित रहेगा तो सही होगा। तो हम लोग क्या मारेंगे? डी मारेंगे। प्रतिफल माने रिजल्ट। हाँ, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, सीटेट एग्जाम दीजिएगा, उसका प्रतिफल जो होगा रिजल्ट होगा। अगला, निम्नलिखित में कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य गतिविधियां हैं? बताए कौन सा कार्य गतिविधि का काम कर रहा है इसमें? अन्वेषण माने खोज, गलत। बच्चा को खोज में लगाएंगे, कथी खोजेगा हो? गतिविधि पूछ रहा है, गतिविधि माने एक्टिविटी। बच्चे द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन करना है ना, ये गतिविधि हो रहा है। कविता जो हो रहा है बच्चे के द्वारा किया जा रहा है, हाँ, कविता के रूप में, माने 1-2 पढ़ा रहा है, किस रूप में? कविता के रूप में। एक्टिविटी हो रहा है, गतिविधि चल रहा है यहाँ। गतिविधि से बच्चा जल्दी सीखता है। अगला प्रश्न, बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण संख्या के रूप में सीखने का अवसर नहीं है? माने गिनती सीखने के पहले क्या जरूरी नहीं है? समूह बनाना तो जरूरी है, क्रमबद्ध में आपका जरूरी है, एक एक संख्या भी जरूरी है। यादृच्छिक वाला नेगेटिव है, इसमें आंसर गलत दिया हुआ है, आप लोग का 1 नंबर बढ़ेगा। यादृच्छिक रूप से पढ़ाना गिनती पढ़ाने के पहले काम नहीं है। अब सीखिए कैसे। तो आप गए ऐसे क्लास में जहां एक भी बच्चा गिनती नहीं जानता है, आप बोर्ड पर जाके लिख दिए क्या? 98 लिख दिए। ऐसे आप पूछे कि क्या है, बताएगा कौन? इसी को कहते हैं यादृच्छिक, माने कहीं कहीं से पढ़ाना। गिनती जीवन में कहीं नहीं पढ़ेगा, वो सीख नहीं पाएगा। तो यादृच्छिक वाला नेगेटिव होता है, इसमें गलत दिया था आंसर, इसको सुधार कर सकते हैं आप। 52 नंबर प्रश्न है, एक बच्चे से प्रश्न पूछने के लिए क्षेत्रफल क्या है? सुनिएगा, आप एक टीचर है, क्लास में गए, आप पूछे कि बताओ कि क्षेत्रफल क्या है, बच्चों फटाक से जवाब दिया लंबाई गुने चौड़ाई। मतलब बच्चा के माइंड में क्या भर गया है भाई? आयत का क्षेत्रफल भर गया है। आप ये नहीं पूछे थे कि आयत का क्षेत्रफल क्या है, आप बोले कि बताओ क्षेत्रफल क्या है, बोला लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल तो कुछ हो सकता है भाई, भुजा स्क्वायर भी हो सकता है ना। तो उसके बच्चा के माइंड में भर गया है आयत का क्षेत्रफल। बताइए कहाँ है? सी में। बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के समान विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया। पकड़ में आ रहा है ना? समझिएगा, मजा आ जाएगा आपको, जीवन में कभी गलती नहीं होगा मैथ। अगला प्रश्न, गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? हर कोई गणित सीख सकता है, चाहे जो हो,
हर कोई। फर्स्ट में भाई कठोर गलत है, कठिन विषय गलत है, कमजोर वर्ड नेगेटिव है ना भाई। तो इस तरह से प्रश्न करेंगे, मजा आएगा। अगला प्रश्न और बहुत मजेदार है, और ये प्रश्न का जवाब बताइए आप लोग क्या होगा। पाइथागोरस प्रमेय या थेल्स प्रमेय कौन विधि से पढ़ाइएगा आप लोग? आगमन विधि से पढ़ाएंगे। पहले उदाहरण देंगे, ये ना कि नियम शुरू कर देंगे तो गड़बड़ा जाएगा। कोई भी थ्योरी है, थ्योरम पढ़ाते समय आगमन विधि से पढ़ाइए, और शिक्षकों के लिए आगमन विधि अच्छा होता है। हाँ बोलिए। चलिए, प्रश्न है 55, निम्नलिखित में कौन सा संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है? संकल्पना मानचित्र माने होता है कॉन्सेप्ट मैप। कौन सा सही नहीं है भाई? सी। संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाना चाहिए, नहीं, ये बच्चों द्वारा का भी उसका भी सहमति जरूरी है। अब अगला प्रश्न है, ये तो बाटा का भिन्न है, जोड़ है। अब अगला प्रश्न देख लीजिए 57 नंबर, आकृतियों में निम्नलिखित में कौन सा ठीक नहीं है? तो आंसर हो जाएगा इसका, इसमें एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। कौन नहीं है भाई? गलत बात बोल दिया। सब तो समांतर चतुर्भुज है इसमें कौन नहीं है? इसमें बताइए, सब तो समांतर चतुर्भुज है। इसमें कह रहा है इसमें एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, इसमें कौन नहीं है? सब है। तो गलत बोल दिया, उत्तर सी पर चला गया। अब बताइए 11,1111 कैसे बनेगा? 11,000 लिख देंगे, क्या करेंगे? 11,000 लिख देंगे, 1100 लिखेंगे, तब 11 लिखेंगे, जोड़ देंगे तो 12,111 हो जाएगा। ठीक है, 12,111 हो जाएगा। चलिए, चीनी वाला है। आइए 60 नंबर सीख लीजिए। कोई भी क्वेश्चन में मैथ बनाते समय उसमें अगर कितना लिख दिया, कितना, तो उसमें भाग किया जाता है। क्या किया जाता है? भाग किया जाता है, कितना लिख देगा तो। ठीक है, अब आइए ईवीएस पर आइए। ईवीएस है, आप लोग का ईवीएस अच्छा है तो कस कस के बोलिएगा। विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? मिड डे मील के लिए कौन अच्छा है? या ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम अवसर उपलब्ध कराता है? मिड डे मील अवसर किस प्रकार का अवसर देता है? तो पोषण के बारे में सीखना, क्योंकि प्रत्येक स्कूल में मेन्यू रहता है कि आज राजमा चावल बनेगा, आज सोयाबीन बनेगा। तो उससे क्या होता है, एक प्रकार के ईवीएस सीखने में आपको मदद कर रहा है। ईवीएस में सीखना है, पोषण पढ़ना किसमें है? भोजन किसमें पढ़ना है? ईवीएस में ना पढ़ना है। तो एगो अच्छा अवसर मिल गया। हाँ, दीवार पर लिखा रहता है मेन्यू, लेकिन बनता नहीं है। जीरा चावल रहता है लिखा, कहीं खाए हैं जीरा चावल? इतना दिन से हम नौकरी कर रहे हैं, कहीं नहीं खाए हैं जीरा चावल। पुलाव रहता है लेकिन खाता नहीं है कोई। अगला प्रश्न आइए, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? बताता है स्कूल बैग का कम वजन, है ना। आज प्राइवेट स्कूल में देख लीजिए, बचवा से भारी उसका बस्ता हुआ रहता है। क्या नंबर आए? 63। देखिए, बहुत मजेदार है। ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का उद्देश्य क्या है? जब समूह में सीखेंगे तो सहयोग करेगा कोई ना कोई। समूह माने सहयोग, तो आपका होगा सहयोग मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। तो कभी भी आएगा समूह की बात, सहयोग उसमें होगा। अब बाला वाला प्रश्न आएगा तो हम याद किए हैं बाला बिल्डिंग। क्या याद किए हैं हम? आप भी याद कर लीजिए, बाला बिल्डिंग। जीवन में कभी गलती नहीं करिएगा। बाला बिल्डिंग क्या हो जाएगा? हाँ, बाला बिल्डिंग, बिल्डिंग वाला मारिए, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। तो बाला बिल्डिंग याद रख दीजिएगा। ये कुछ याद रहना चाहिए, तब अच्छा करिएगा। वैकल्पिक ढांचे का अर्थ क्या है? वैकल्पिक ढांचा सभी विचारों को अर्जित करना। पाठ्य पुस्तक ये नहीं होगा, नहीं, वैकल्पिक वाला बताए सही से। विचार, यहाँ पे लिखा हुआ है विचार जो अवधारणाओं को औपचारिक रूप से स्वीकृति एवं स्पष्टीकरण से अलग है। वैकल्पिक माने आप समझ लीजिए,
वैकल्पिक, वैकल्पिक ढांचा मैंने जानते हैं आप लोग जब बीए में जाइए, बीए में नहीं छोड़ देते हैं बीए को, इंटर में जब जाते हैं एडमिशन कराने तो 5 गो सब्जेक्ट लेते हैं, एक वैकल्पिक सब्जेक्ट होता है, ऐच्छिक जानते हैं, वो अलग से लेने का मन है तो लीजिए और नहीं लेने का मन है तो नहीं लीजिए। वही आंसर वहाँ दिया हुआ है, विचार जो अवधारणाओं को औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से क्या हो, अलग हो, माने आपके सब्जेक्ट से क्या हो, अलग हो। यही आपका उत्तर हो जाएगा सी। महिलाएं पुरुष के तुलना में कमजोर है, कभी भी लड़का लड़की में भेदभाव कर दिया, आंसर जेंडर रूढ़िवादिता सही जाता है। क्या सही जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर धारणा, इसमें क्या होगा, जेंडर धारणा, ये नहीं रहेगा तो रहेगा जेंडर पक्षपात। ठीक है, उत्तर आपका डी पर जाएगा। अगला है, भारत में बिहार के सापेक्ष कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है, बताए। देखिए बिहार के सापेक्ष अगर जाएंगे तो कश्मीर पड़ता है यानी उत्तर पश्चिम के कोना में, कौन, उत्तर पश्चिम के कोना में पड़ता है बिहार से जम्मू कश्मीर, तो हम मानेंगे उत्तर पश्चिम। अब फिर बोला गोवा, तो गोवा पड़ेगा दक्षिण पश्चिम के कोना में बिहार से, तो दक्षिण पश्चिम, आंसर हो गया डी। ये आप समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कौन राज्य किधर है। हम आपके चलिए अगला प्रश्न, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होती है। हाँ सुनिए, वाष्पीकरण क्या होगा, क्षेत्रफल कम तो वाष्पीकरण कम, तापमान कम तो वाष्पीकरण कम। ठीक है, ये दोनों बात याद रखिए। सतह क्षेत्र घटता है, आंसर कौन होगा इसमें, हो सी होगा, क्षेत्रफल, हाँ ये होगा। सतह क्षेत्रफल तापमान दोनों में जब कमी होगा तब क्या होगा, वाष्पीकरण कम होगा। अगर तेज हवा चल रही है तो वाष्पीकरण अधिक होगा कि कम होगा, अधिक होगा, हवा में वाष्पीकरण ज्यादा होता है। स्थान, दूरी, दिशाओं के सापेक्ष स्थिति के ज्ञान को समझने की क्षमता को क्या कहते हैं, चित्रात्मक कौशल। स्थिति कौशल दिया क्या इसमें, नहीं, चित्रात्मक कौशल। जी देखिए, चित्रात्मक कौशल में होता क्या है समझ लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। स्थान, दूरी, दिशा, सापेक्ष स्थिति की समझ जिस व्यक्ति को है वही व्यक्ति चित्र बना सकता है। माने आप आदमी का चित्र बनाने गए, आंख बनाना है या हम माथा पर बना दिए, तो आपके पास स्थान का ज्ञान है। तो जिस व्यक्ति को स्थान, दूरी, दिशा का ज्ञान रहता है वह व्यक्ति को कैसा समझ रहता है, तो चित्र का ज्ञान रहता है, चित्र अच्छा से बना पाएगा कि कहाँ पे आंख बनाएंगे, कहाँ पे नाक बनाएंगे। अब टांगे में बना दिए नाक, यहाँ से सांस लेगा तो काम चलेगा हो ना। चलिए, फ्रेमवर्क आ गया हो, वैज्ञानिक तो रहा ना। किस राष्ट्रीय परिचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एकीकृत परिचर्या के रूप में पढ़ाए जाने वाले पर्यावरण की सिफारिश की है। देखा, एनसीएफ पर्यावरण की सिफारिश कर रहे हैं 2000 में और लागू हुआ था 2005 में। सिफारिश 2000 में और लागू 5 में। याद रखिएगा ये सब चीज, हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं आप लोग के लिए। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती की प्रचलन है भाई, ये कोना में है, देखिए ये कोना जानते हैं, ये कौन कोना है, उत्तर पूर्व के कोना में। हाँ नहीं रहेगा तो उत्तराखंड भी मार दीजिएगा, मिजोरम भी मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो याद रखिएगा उत्तर पूर्वी कोना में। और एक और क्वेश्चन जान लीजिए, एक तो स्थानांतरित खेती पूछा तो हाई कोना, और सबसे ज्यादा जंगल तो ये कोना कौन है, उत्तर पूर्वी कोना। कौन कोना, उत्तर पूर्वी कोना में सबसे ज्यादा जंगल पूछता है और स्थानांतरित खेती पूछता है। यही सब याद करना ईवीएस में। नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, बांध जो बनता है ना वो कभी भी टिकाऊ नहीं होता है। क्या होता है, टिकाऊ नहीं है, टूट सकता है भाई। तो लिख रहा है कि बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करता है। नेगेटिव प्रश्न पूछ रहा था। अब बांध टिकाऊ होता नहीं है भाई, कब टूट जाएगा। नदी जब रूप धरेगा ना अपना तोड़ देगा, तो टिकाऊ हुआ नहीं। चलिए 73 है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रीन हाउस गैस है, सब है, में जलवाष्प है,
कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, इसमें सब हो जाएगा आपका। आगे बढ़िए, बहुत चिल्ला रहे हैं आप लोग। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? देखिए क्यों नहीं होता है, देखिए सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या कहा, ठंडा रेगिस्तान में गर्मी काहे नहीं पड़ता है, बरसात क्यों नहीं होती है? इसलिए नहीं होता है क्योंकि वह हिमालय के वृष्टि छाया में पाया जाता है। ठीक है, क्या होगा आंसर? क्योंकि हिमालय के वह वृष्टि छाया में। ये सब याद होना चाहिए, ये दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, पेडागोजी नहीं है। ताजमहल का पीला होने का कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। अगर ऑप्शन में रहेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो वो होगा, ऑप्शन में दोनों रहेगा तो दोनों होगा, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, SO2 NO2। गोलकुंडा किला किसने बनवाया? काकतीय राजवंश। गोलकुंडा किला काकतीय राजवंश, और इस पर फिल्म भी बना हुआ है, रुद्रमा देवी, है ना? अनुष्का शेट्टी एक हीरोइन है, उसी का है रुद्रमा देवी फिल्म। उसमें काकतीय साम्राज्य के बारे में बताया गया है, जो साउथ का मूवी है। अल्लू अर्जुन उसमें हीरो है, देख लीजिएगा आप एक बार। देखिए द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुणे आयतन। क्या होता है? घनत्व गुणे आयतन। तो 15 × 3 15 या 45 ग्राम। निम्नलिखित में कौन सा अदिश राशि है जिसमें व अब ब नहीं हो, वही हो जाएगा अदिश राशि। द्रव्यमान एक अपवाद में है, बाकी सब आपका ठीक ठाक है। द्रव्यमान क्या है? अदिश राशि। भार क्या है? सदिश राशि। भार बोले तो बल, भार बोले तो क्या? भार से ही बल का निर्माण हुआ है। ठीक है, हाँ, जिसमें व आ ब हो, अधिकांशतः वह सदिश होता है द्रव्यमान को छोड़ के। एक ऐसी वस्तु जिसमें कोई प्रकाश किरण पुंज नहीं गुजर सकता है, अपारदर्शी, जिसे नहीं गुजरेगा। देखिए 80 नंबर प्रश्न में आप लोग का नंबर बढ़ेगा। कहता है पृथ्वी के सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा। देखिए भार चेंज होता है, लेकिन द्रव्यमान जीवन में कभी चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ये मान लीजिए मार्कर है, जिस मटेरियल से बना हुआ है, चंद्रमा पर ले जाएगा मटेरियल कम हो जाएगा। मान लीजिए, सुनिए ध्यान से, पहले साइंस की चीज है, अपने दिमाग नहीं लगाइए। इसमें जो मटेरियल से बना हुआ है, इसको अगर चंद्रमा पर ले जाएंगे, क्या ये मटेरियल कम हो जाएगा? नहीं, माने द्रव्यमान नो चेंज। अब भार चेंज। भार निर्भर करता है खिंचाव पर, गुरुत्वाकर्षण पर, जो वस्तु को कितना बल से खींच रहा है, तो भार उस पर निर्भर करता है। तो यहाँ कह रहा है किसी पृथ्वी पर सतह पर वस्तु का भार क्या होगा जब चंद्रमा पर 10 kg है, तो यहाँ 60 kg हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60 kg मानेंगे हम लोग। आंसर गलत दिया हुआ है। यही कहेगा द्रव्यमान क्या हो जाएगा, चंद्रमा पर 10 kg है तो यहाँ भी 10 kg। द्रव्यमान नो चेंज, भार चेंज। और एक ठेठ में सुन लीजिए, अगर आप सुनिए सब कोई, पृथ्वी पर आप 60 kg है तो चंद्रमा पर जाइएगा तो 10 kg हो जाएगा, माने 6 से भाग कर दीजिए। आप ये कहा जय kg है, उतना में 10 kg से भाग कर दीजिए, उतना कम वजन हो जाएगा, 6 से भाग कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ 60 kg तो वहाँ क्या kg, और वहाँ 10 kg तो यहाँ 60 kg। लेकिन द्रव्यमान पूछेगा तो यहाँ 10 kg तो वहाँ भी 10 kg। अगला प्रश्न, एक विलय का विघटन दर किस पर निर्भर करता है? मेला गए हैं कभी आप लोग? जिलेबी छनाते देखे हैं? उसमें जो पाग बनता है, पाग जानते हैं चीनी का, जब चीनियों को पानी में मिलाते हैं तो पानी में घुलता नहीं है, तो खूब गर्म करते हैं, तो गर्म करेंगे तो क्या होगा? मिल जाता है ना। उत्तर क्या हो जाएगा? तापमान पर निर्भर करता है विलय का विघटन दर। ठीक है, उत्तर आपका सी पर जाएगा। कोई चीज घुल नहीं रहा है तो गर्म कर दीजिए। अगला प्रश्न, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति क्या है? देखिए इस प्रकार का प्रश्न का जवाब बिना देखे देना चाहिए, याद रहना चाहिए आप लोग को, EVS में क्या है। सुषमा चाहती है, आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि बचवा सा आपका पेड़ का संरक्षण करे, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? आप अपना मन से बोलिए,
तो यही अच्छा तरीका है। वो बचवा के को पेड़ दे दीजिए, अब बोलिए कि जब तक बड़ा नहीं हो तब तक तुमको इसको संरक्षण करना, ये तुम्हारे लिए है, ये तुम संरक्षण करो। अब ये पेड़वा के एको को पाता को तोड़ दिया तो खून कर देगा बचवा, वो मार कर देगा वो। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका यही है कि बच्चों को एक पौधा अपनाने के लिए बोलिए, आप पोषित करने में मदद भी करिए। अब बोलिए कि हाँ तुम इसको बड़ा करो तो तुमको इनाम मिलेगा। ठीक है, उत्तर आपका ये पढ़ो। अभय ने अपने छात्रों को उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा। उसने उसके पेड़ के पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? 83 का नेगेटिव प्रश्न है ना। डाटा होल्डिंग जीवन में बच्चा सा नहीं करता है कभी भी। 1 to 5 का बच्चा डाटा होल्डिंग नहीं करता है। 3 नंबर होगा डाटा होल्डिंग वाला। हाँ 4 नंबर में है तो डाटा होल्डिंग ही होगा। बच्चा सब डाटा होल्डिंग नहीं कर पाता है, इसको सुधार कर सकते हैं आप सभी। देखिए 84 नंबर प्रश्न है एलपीजी के बारे में। सबसे बड़ा प्रश्न है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कथा दिया है और लिखा है कि सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है। बिजली के झटका या एलपीजी जो भी चीज़ है सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करने के लिए, तो सबसे अच्छा जरूरी है अन्वेषण दृष्टिकोण, माने खोज वाला। ठीक है, आगे बढ़िए 85 पर आइए। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है, क्योंकि क्या होता है समुदाय माने होता है समाज, और समाज में बच्चा सा क्या करता है वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर मिलता है। ठीक है, इससे अच्छा ऑप्शन कहीं नहीं मिलेगा। वास्तविक जीवन से जोड़ना, दैनिक जीवन से जोड़ना, बाहरी जीवन से जोड़ना, ये सब ऑप्शन सही जाते हैं। अगला ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय से बाहर के जीवन में जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है? देखिए बाहरी जीवन से जोड़ने का मतलब क्या है, तो पाठ पुस्तक से बाहर जाना, केवल किताबी ज्ञान में ठूसना नहीं। ठीक है, उत्तर जाएगा बी पर। बाहरी जीवन से जोड़ना माने पाठ पुस्तक से बाहर जाना, किताब से बाहर जाना। अगला कक्षा 3 के छात्रों को रामा ने सिखाया कि पिता माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं। यदि दादा दादी और रिश्तेदार साथ रहते हैं तो एक विस्तार परिवार है, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? 87 का बताए उत्तर। समावेशी नहीं है, है ना, यहाँ पे नेगेटिव चला जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन ईवीएस कक्षा में गतिविधियां है? बताइए गतिविधि मान एक्टिविटी कौन होगा? चित्र पढ़ना, श्याम पट का प्रयोग, फील्ड भ्रमण, सभी होगा, सब हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन में पाठ्यक्रम बच्चों की सामग्री समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है? यदि यह है क्या है? 89 का उत्तर करें। विषयगत एकीकृत समावेशी, ये सभी मारिए। और ईवीएस का अंतिम प्रश्न है ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना है, संवेदनशील बनाना है, क्या चीज के लिए? देखिए ईवीएस में सपेरा वाला एक भी शामिल किया गया ताकि बच्चा सपेरा को नुकसान नहीं पहुंचाए, सांप को नुकसान नहीं पहुंचाए, सपेरे को नुकसान नहीं पहुंचाए और उनके अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले वैकल्पिक प्रदान करने की आवश्यकता है। अगर आप किसी सपेरा को नुकसान पहुंचा रहे हैं कि तुम सांप से क्यों खेल रहे हो, हटो इसको, तो सबसे पहले उसको साधन दीजिए, जीने का उसको पैसा दीजिए, एक घर बनवा के दीजिए, कोई काम दीजिए, तब उसको सपेरा वाला काम से मुक्त करिए। ठीक है, आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है।